हेलो बच्चों, हम लोग न्यूक्लियाई पढ़ रहे थे और मैक्सिमम टॉपिक हम लोग डिस्कस कर लिए थे। एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो हम लोग डिस्कस नहीं किए हैं, जो बचा हुआ है, और वो सेक्शन है रेडियो एक्टिविटी का। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी आप अगर किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में देखेंगे, बोर्ड में तो आता ही आता है, अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में देखेंगे, चाहे नीट हो चाहे जेई हो, तो आपको इस टॉपिक से कुछ ना कुछ क्वेश्चन मिलेगा। हम खुद एनालाइज कर रहे थे तो हम पाए कि मैक्सिमम कम्पिटिटिव एग्जाम में रेडियो एक्टिविटी से ही क्वेश्चन आ रहा है। न्यूक्लियाई में अगर क्वेश्चन आ रहा है तो मतलब 5 में से 4 बार तो रेडियो एक्टिविटी का क्वेश्चन ही दिख रहा है, एक बार फिर हमको दिख रहा है कि उधर मास डिफेक्ट या बाइंडिंग एनर्जी या कुछ हो रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका ये मतलब नहीं कि पीछे वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, उसको भी आप पढ़िएगा क्योंकि बोर्ड में सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये टॉपिक थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आज हम लोग शुरू करते हैं रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी क्या है, किसको बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी, हम लोग इसको समझते हैं। ठीक है, तो रेडियो एक्टिविटी होता क्या है कि जब किसी रेडियो एक्टिविटी वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस में किसी न्यूक्लियस के अंदर से एनर्जी या पार्टिकल एमिट होता है। वो प्रोसेस जिस प्रोसेस में किसी न्यूक्लियस से पार्टिकल या एनर्जी एमिट हो, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी, उस फिनोमिनन को हम बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। और जिस एलिमेंट के न्यूक्लियस से एनर्जी या पार्टिकल एमिट हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, क्या बोल रहे हैं हम लोग कि अगर किसी न्यूक्लियस से एनर्जी, अगर किसी न्यूक्लियस से एनर्जी या फिर पार्टिकल एमिट होगा तो उस फिनोमिनन को हम बोलेंगे रेडियो एक्टिविटी। और उस एलिमेंट को जिसके न्यूक्लियस से ये एनर्जी और पार्टिकल एमिट हो रहा है, उस एलिमेंट को बोलेंगे क्या, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, और मैक्सिमम खोज की तरह, मैक्सिमम डिस्कवरी की तरह ये खोज भी एक्सीडेंटली ही हुआ है। अगर आप देखेंगे, अगर आप पाएंगे, अगर आप कहीं पढ़ेंगे कौन सा खोज, किस चीज़ का खोज कैसे हुआ है, हम खोज का बात कर रहे हैं, हम आविष्कार का बात नहीं कर रहे हैं, हम डिस्कवरी का बात कर रहे हैं, हम इन्वेंशन का बात नहीं कर रहे हैं। तो जितना भी डिस्कवरी हुआ है, हम उसमें से अधिकतर डिस्कवरी एक्सीडेंटली ही हुआ है। जैसे रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बेक्वेरेल के द्वारा की गई थी, और हेनरी बेक्वेरेल किसी और चीज़ पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उस दौरान उन्होंने यूरेनियम से रेडियो एक्टिविटी को ऑब्जर्व किया। ठीक है, तो अब सवाल उठता है कि सर ये तो समझ आ गया कि रेडियो एक्टिविटी वो फिनोमिनन है जिस फिनोमिनन में न्यूक्लियस के अंदर से एनर्जी और पार्टिकल एमिट होगा, लेकिन सर किसी न्यूक्लियस के अंदर से एनर्जी और पार्टिकल एमिट क्यों होगा, क्या कारण है, और किसी से होता है और किसी से नहीं होता है, तो किसी से क्यों हो रहा है? तो देखिए उसका जो आंसर है वो ये है कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, कि कुछ न्यूक्लियस ज़्यादा स्टेबल होता है और कुछ न्यूक्लियस कम स्टेबल होता है। वैसा न्यूक्लियस जिसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ज़्यादा है वो अधिक स्टेबल होता है, और वो अपने न्यूक्लियॉन्स को मजबूती से बांधे होता है, इस कारण से उसका अंदर जो पार्टिकल है वो बाहर एमिट नहीं हो पाता है। लेकिन वैसा न्यूक्लियस जिसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कम होता है वो अनस्टेबल न्यूक्लियस होता है, और वो न्यूक्लियस अपने अंदर के पार्टिकल को बहुत स्ट्रांगली बांधे नहीं होता है, इस कारण से उस न्यूक्लियस के अंदर का पार्टिकल और एनर्जी बाहर एमिट होता है। तो सीधा सा आंसर है कि जब कोई न्यूक्लियस अनस्टेबल होगा तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए वो एनर्जी और पार्टिकल एमिट करेगा। ठीक है, तो रेडियो एक्टिविटी क्या है, तो वो फिनोमिनन को रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं जिसमें किसी न्यूक्लियस के अंदर से क्या एमिट हो, एनर्जी और पार्टिकल, उसको हम क्या बोलेंगे, रेडियो एक्टिविटी। और जिस एलिमेंट के न्यूक्लियस से एनर्जी और पार्टिकल एमिट होगा उस एलिमेंट को हम बोलेंगे रेडियो एक्टिव एलिमेंट। क्यों होता है रेडियो एक्टिविटी, तो जब कोई न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है तो वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए एनर्जी और पार्टिकल एमिट करता है। इसका खोज कौन किया था, इसका खोज हेनरी बेक्वेरेल के द्वारा किया गया था। ठीक है, अब जब किसी न्यूक्लियस के अंदर से निकलने वाले एनर्जी और पार्टिकल को, किसी न्यूक्लियस के अंदर से निकलने वाले एनर्जी और पार्टिकल को एक्सपेरिमेंटली स्टडी किया गया तो पाया गया कि रेडियो एक्टिविटी 3 टाइप का होता है।
क्या बोल रहे हैं कि जब किसी न्यूक्लियस से जो लाइट या जो एनर्जी और पार्टिकल एमिट हो रहा है, उस एनर्जी और पार्टिकल को जब हम स्टडी किए एक्सपेरिमेंटली, तो हम पाए कि 3 तरह का रेडियो एक्टिविटी संभव है। कौन कौन सा रेडियो एक्टिविटी संभव है? तो पहला को बोलते हैं हम लोग अल्फा डीके, दूसरा को हम लोग बोलते हैं बीटा डीके, और तीसरा को हम लोग बोलते हैं गामा डीके। अल्फा डीके, बीटा डीके और कौन सा डीके? गामा डीके। क्या होता है इसको समझेंगे, लेकिन उससे पहले एक और चीज जो हम बताना चाहेंगे वो है न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है। आप इससे पहले इसी से मिलता जुलता एक टर्म पढ़े होंगे, क्या? केमिकल रिएक्शन। इसी से मिलता जुलता एक टर्म पढ़े होंगे, केमिकल रिएक्शन। किसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन? क्या होता है केमिकल रिएक्शन? जिसमें एलिमेंट रिएक्ट करता है, जिसमें एटम रिएक्ट करता है। नहीं, हाँ वो तो होता ही है, लेकिन मतलब इसका सही डेफिनेशन वो है कि वैसा रिएक्शन जिसमें एटम पार्टिसिपेट करे, या बेटर बोले एटम के अंदर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन। क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन। जैसे हम लोग, अच्छा हम उसमें नहीं जाते हैं, केमिस्ट्री है, उसमें बेकार में हम बढ़ेंगे तो अपना टॉपिक छूट जाएगा। तो इसको आप फिलहाल इतना समझिए, पढ़ के भी आए कि वैसा रिएक्शन जिसमें एटम पार्टिसिपेट करे, या बेटर बोले एटम के अंदर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करे, तो वैसे रिएक्शन को क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट करेगा? एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियर रिएक्शन किसको बोलेंगे? तो वैसा रिएक्शन जिसमें एटम का न्यूक्लियस पार्टिसिपेट करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर रिएक्शन। आई होप आपको क्लियर होगा केमिकल रिएक्शन में क्या पार्टिसिपेट करेगा। तो केमिकल रिएक्शन में एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा, और न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या पार्टिसिपेट करेगा? न्यूक्लियस। ठीक है, तो अब न्यूक्लियर रिएक्शन का मान लेते हैं कि एक न्यूक्लियस है X, इसका एटॉमिक नंबर है Z1 और मास नंबर है A1। ये रिएक्ट करके 2 न्यूक्लियस बनाया, Y और Z। Y का एटॉमिक नंबर है Z2 और मास नंबर है A2, और Z का एटॉमिक नंबर है Z3 और मास नंबर है A3। ठीक है, तो ये न्यूक्लियर रिएक्शन का हम एक एग्जांपल दिया। किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटी है जिसको कंजर्व होना है। जैसे किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में मास और एनर्जी को कंजर्व होना है। ठीक है, दूसरा किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में चार्ज को कंजर्व होना है। तीसरा किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में एटॉमिक नंबर कंजर्व होना है। चौथा किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में मास नंबर कंजर्व होना है। इसके अलावा और भी बहुत सारा चीज़ है। किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में स्पिन कंजर्व होना है, स्ट्रेंजनेस नंबर कंजर्व होना है, आइसोस्पिन नंबर कंजर्व होना है। ये सब होता क्या है? पढ़े हैं? नहीं मालूम, तो इसीलिए वो सबको हम लोग छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, स्ट्रेंजनेस नंबर, आइसोस्पिन नंबर, ठीक है, और बाकी सब चीज़ को हम लोग छोड़ दे रहे हैं। हम लोग क्या यही 4 चीज़ को हम लोग लेके चल रहे हैं कि किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या क्या कंजर्व होना चाहिए? मास एंड एनर्जी, और क्या कंजर्व होना चाहिए? चार्ज, और क्या कंजर्व होना चाहिए? एटॉमिक नंबर, और क्या कंजर्व होना चाहिए? मास नंबर। अब कंजर्व होना चाहिए, इसका मतलब क्या है? जब हम बोलते हैं ना कि चार्ज कंजर्व होना चाहिए, इसका क्या मतलब है? देखिए, कंजर्व होने का मतलब है कि जिस क्वांटिटी को हम बोल रहे हैं कि फलाना क्वांटिटी कंजर्व होना चाहिए, इसका मतलब है कि वो क्वांटिटी न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे हम बोले चार्ज, ये कंजर्व होना चाहिए, मतलब कि न्यूक्लियर रिएक्शन से पहले जितना चार्ज था, न्यूक्लियर रिएक्शन के बाद भी उतना ही चार्ज होना चाहिए। या ऐसे बोलें कि रिएक्टेंट पे जितना चार्ज रिएक्शन से पहले था, जब वो प्रोडक्ट बन जाएगा तो प्रोडक्ट बनने के बाद भी उस पर उतना ही चार्ज रहे। जब हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर कंजर्व रहना चाहिए, इसका मतलब है कि न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होना चाहिए। रिएक्शन से पहले जितना एटॉमिक नंबर था, रिएक्शन के बाद भी उतना ही एटॉमिक नंबर आना चाहिए। जैसे रिएक्शन से पहले कितना एटॉमिक नंबर है? Z1, और रिएक्शन के बाद कितना एटॉमिक नंबर है? Z2 प्लस Z3। रिएक्शन से पहले कितना एटॉमिक नंबर है? Z1, रिएक्शन के बाद कितना? Z2 प्लस Z3। चेंज नहीं होना चाहिए न्यूक्लियर रिएक्शन में, मतलब दोनों को क्या होना पड़ेगा? सेम। मास नंबर कंजर्व होना चाहिए, मतलब न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान मास नंबर चेंज नहीं होना चाहिए।
रिएक्शन से पहले जितना मास नंबर है और रिएक्शन के बाद जितना मास नंबर है दोनों सेम होना चाहिए। मतलब रिएक्शन से पहले कितना मास नंबर है A1 और बाद में कितना है A2 प्लस A3, तो इन दोनों को क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, तो कंजर्व होने का मतलब यही है कि न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान ये सब चीज़ें चेंज नहीं होनी चाहिए। रिएक्शन से पहले जितना वैल्यू है और रिएक्शन के बाद जो वैल्यू है वो सब क्या होना चाहिए, सेम। तो ये चार चीज़ है जिसको कंजर्व हम लोग मान के चल रहे हैं अभी। मतलब न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान ये चार चीज़ें कंजर्व रहनी चाहिए। न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान ये चार चीज़ें चेंज नहीं होनी चाहिए, चार्ज, एटॉमिक नंबर और मास नंबर। ठीक है, समझ रहे हैं इस चीज़ को। अब आते हैं हम लोग डीके पर, अल्फा डीके, बीटा डीके और गामा डीके पर, कि अल्फा डीके क्या है, बीटा डीके क्या है और गामा डीके क्या है। ध्यान से पढ़िएगा इसको, है ना, और इसका पीडीएफ वगैरह हम ग्रुप में भेज देंगे, उसको ध्यान से नोट डाउन कर लीजिएगा। ये नहीं कि पीडीएफ मिल गया है तो उसको अब रख लेना है, और जब जनवरी में सरस्वती पूजा होगा तो माँ सरस्वती पे चढ़ाएंगे और माँ सरस्वती उससे हमको विद्या निकाल के दे देंगी। ऐसा नहीं होगा, ठीक है, विद्या आपको खुद निकालना होगा। ठीक है, किसी बच्चे का नाम विद्या नहीं ना है, चलिए, नहीं होता है। जब हम लाइट पढ़ाते हैं तो हमारे सर हैं, उनका नाम प्रकाश है, तो जब भी हम प्रकाश बोलते हैं, प्रकाश की किरण, प्रकाश आपतित हुई, प्रकाश परावर्तित हुई, तो बच्चा कौन सी आ जाता है। चलिए, तो शुरू करते हैं हम लोग। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अल्फा डीके। अल्फा डीके क्या है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट है। मान लेते हैं कोई न्यूक्लियस है, कोई न्यूक्लियस है जिसका एटॉमिक नंबर है Z और मास नंबर कितना है A। एटॉमिक नंबर कितना है Z और मास नंबर कितना है A, और ये न्यूक्लियस अल्फा डीके करेगा। इस न्यूक्लियस का क्या हुआ, तो इस न्यूक्लियस का अल्फा डीके हुआ। तो अल्फा डीके में ये न्यूक्लियस के अंदर से एक अल्फा पार्टिकल निकलेगा। क्या निकलेगा, अल्फा पार्टिकल। अल्फा डीके में इस न्यूक्लियस के अंदर से क्या निकलेगा, अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल हम बता चुके हैं एटम्स पढ़ाते समय, अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियस को बोलते हैं। अल्फा पार्टिकल का मतलब हीलियम न्यूक्लियस, और उसके अंदर क्या होगा, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। जब भी हम बोलेंगे अल्फा पार्टिकल निकला, मतलब 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन निकला। ठीक है, तो ये जो एटम है, ये जो न्यूक्लियस है X, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है Z और मास नंबर कितना है A, जब ये अल्फा डीके करेगा तो इसके अंदर से एक अल्फा पार्टिकल निकलेगा, और जो अल्फा पार्टिकल निकलने के बाद जो नया न्यूक्लियस बनेगा, उस न्यूक्लियस को हम नाम दे रहे हैं Y। अब पहले बताइए कि इस न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर है कितना, Z। तो न्यूक्लियर रिएक्शन होने से पहले इसके पास कितना प्रोटॉन था, Z। अब उस Z में से कितना प्रोटॉन निकल गया, 2। न्यूक्लियर रिएक्शन से पहले कितना प्रोटॉन था, Z, उसमें से कितना प्रोटॉन निकल गया, 2। तो कितना प्रोटॉन बचा, तो Z-2 बचा होगा। और ये जो Z-2 है ये नंबर ऑफ प्रोटॉन है, और इसी को तो क्या बोलेंगे, एटॉमिक नंबर। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, Z-2। उसके बाद इस न्यूक्लियस के अंदर कितना न्यूक्लियॉन था, तो A। मास नंबर किसको बोलते हैं, मास नंबर बोलते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन इन द न्यूक्लियस। तो इसका मास नंबर A है, मतलब इस न्यूक्लियस में A न्यूक्लियॉन है। उस A में से क्या निकल गया, अल्फा पार्टिकल निकल गया। अल्फा पार्टिकल निकल गया मतलब कितना पार्टिकल निकल गया, 4, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। तो पहले न्यूक्लियस के अंदर कितना पार्टिकल था, A, उसमें से कितना पार्टिकल निकल गया, 4। तो कितना बचेगा, A-4। तो इस न्यूक्लियस में कितना पार्टिकल होगा, A-4। तो इसका मास नंबर कितना हो जाएगा, A-4। ठीक है, एक ये तरीका है। यहाँ से हम लोग सीखे कि जो अल्फा डीके होगा किसी न्यूक्लियस का, तो उस न्यूक्लियस से एक हीलियम न्यूक्लियस निकल जाएगा, एक अल्फा पार्टिकल निकलेगा बाहर, और अल्फा पार्टिकल निकलने के बाद जो नया न्यूक्लियस बनेगा, उस न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर पहले वाले न्यूक्लियस के एटॉमिक नंबर से कितना कम होगा, 2, और नया न्यूक्लियस का मास नंबर पहले वाले न्यूक्लियस के मास नंबर से कितना कम होगा, 4। इसको हम बोलते हैं पेरेंट न्यूक्लियस, और इसको हम लोग बोलते हैं डॉटर न्यूक्लियस। ठीक है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, डॉटर न्यूक्लियस। ठीक है, इसको
तो हम लोग यहाँ से क्या सीखे कि अल्फा डीके में क्या होगा कि किसी भी न्यूक्लियस का जब अल्फा डीके होगा तो उससे एक अल्फा पार्टिकल निकलेगा, और इस कारण से जो नया न्यूक्लियस बनेगा उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, पुराने न्यूक्लियस से 2 कम, और मास नंबर कितना होगा, पुराने न्यूक्लियस के मास नंबर से 4 कम। ठीक है, समझ रहे हैं इस चीज़ को। इसके बाद आगे क्या देखा गया कि इस रिएक्शन के दौरान मास कंजर्व नहीं है। इस न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान मास कंजर्व नहीं है। मास कंजर्व नहीं है बोलने का मतलब ये है कि रिएक्टेंट का मास हम मान लेते हैं mx, और प्रोडक्ट का मास मतलब y का मास हम मान लेते हैं my, और हीलियम का मास मान लेते हैं mhe। तो रिएक्टेंट x है और प्रोडक्ट है y प्लस he, तो रिएक्टेंट का मास हो गया mx और प्रोडक्ट का मास हो गया my प्लस mhe। तो क्या देखा गया कि जो प्रोडक्ट का मास है वो रिएक्टेंट के मास से कम है। प्रोडक्ट का मास रिएक्टेंट के मास से क्या है, कम है। प्रोडक्ट का मास रिएक्टेंट के मास से क्या है, कम है। मतलब रिएक्शन से पहले ज़्यादा मास था और रिएक्शन के बाद कम मास बचा। मतलब रिएक्शन के दौरान कुछ मास डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन हम लोग जानते हैं मास तो डिस्ट्रॉय हो नहीं सकता है। तो इस मास का क्या हुआ बच्चा लोग, फटाफट बोलो क्या हुआ, कमेंट करो क्या हुआ इस मास का, क्या हुआ, एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। वेरी गुड। कहाँ कन्वर्ट हो गया, एनर्जी में कन्वर्ट हो गया ये मास। तो कितना मास एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, तो कितना मास एनर्जी में कन्वर्ट हुआ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बड़ा मास में से छोटा मास को घटा देंगे। तो कितना मास कन्वर्ट हुआ ये निकल जाएगा mx माइनस my प्लस mhe। ठीक है, ये इतना मास जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, एनर्जी में। और उस एनर्जी का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो हम लोग जानते हैं मास एनर्जी इक्विवेलेंस है डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर। ये जो है ये इतना एनर्जी निकलेगा। मतलब क्या, इस रिएक्शन के दौरान, इस रिएक्शन से पहले जितना मास था रिएक्शन के बाद उससे कम मास बचा। मतलब इस न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान कुछ मास किस में कन्वर्ट हो गया, एनर्जी में। कुछ मास किस में कन्वर्ट हो गया, एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। और कितना मास कन्वर्ट हुआ ये जानने के लिए हम लोग क्या किए, रिएक्टेंट का मास माइनस प्रोडक्ट का मास, और उसको जब सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको एनर्जी का वैल्यू मिल जाएगा। तो इस एनर्जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो डेल्टा एम हो गया mx माइनस my प्लस mhe इंटू सी स्क्वायर। इस एनर्जी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो इस एनर्जी को हम बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन एनर्जी। कौन सा एनर्जी, डिसइंटीग्रेशन एनर्जी। इस एनर्जी को हम बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन एनर्जी या फिर क्यू वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। क्या बोलते हैं, डिसइंटीग्रेशन एनर्जी और क्यू वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है, तो अभी तक हम लोग क्या देखे कि जब किसी न्यूक्लियस का अल्फा डीके होगा तो उस न्यूक्लियस से एक अल्फा पार्टिकल निकल जाएगा, जिस कारण से जो नया न्यूक्लियस बनेगा उसका एटॉमिक नंबर पहले वाले इस न्यूक्लियस के एटॉमिक नंबर से 2 कम होगा, और उसका मास नंबर पहले वाले न्यूक्लियस के मास नंबर से 4 कम होगा। इस न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान कुछ मास जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, एनर्जी में। और उस एनर्जी को हम लोग कैसे निकाले, तो उस एनर्जी को हम लोग निकाले मास एनर्जी इक्विवेलेंस से, और उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं क्या, डिसइंटीग्रेशन एनर्जी और क्यू वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, क्यू वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है, समझ आ रही चीज़, क्लियर है। ठीक है, चलिए इसके बाद अब हम लोग अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो अगला टॉपिक है मेरा बीटा डीके। इसके बाद जो हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे वो अगला टॉपिक है मेरा बीटा डीके। बीटा डीके थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, 2 तरह का डीके होता है इसमें, इसीलिए थोड़ा केयरफुल होकर इस डीके को देखिएगा कि क्या होता है ये डीके। बीटा डीके है ना, बीटा डीके वास्तव में 2 टाइप का होता है। एक को हम लोग बोलते हैं बीटा माइनस डीके, और दूसरे को हम लोग बोलते हैं बीटा प्लस डीके। ठीक है,
एक को क्या बोलते हैं बीटा माइनस डीके और दूसरे को क्या बोलते हैं बीटा प्लस डीके। हम लोग पहले पढ़ते हैं बीटा माइनस डीके, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ते हैं पहले बीटा माइनस डीके। बीटा माइनस डीके में क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। बीटा माइनस डीके में क्या होता है कि न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन है, बीटा माइनस डीके में क्या होता है कि न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन है वो न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो जाता है प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो। ये न्यू है, ये कौन सा सिंबल है, न्यू। फ्रीक्वेंसी के लिए जो सिंबल यूज करते हैं ना वही सिंबल है न्यू। बीटा माइनस डीके में क्या होगा कि जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन है, कौन, न्यूट्रॉन, वो न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो जाता है प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है। एंटी न्यूट्रिनो क्या होता है बताएंगे, हड़बड़ाइए मत। अब इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो है, ये इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो न्यूक्लियस के अंदर नहीं रह सकता है। हम लोग जानते हैं न्यूक्लियस के अंदर कौन रहता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो न्यूक्लियस के अंदर नहीं रह सकता है, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो न्यूक्लियस से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो जब बीटा माइनस डीके होगा, मान लेते हैं एक न्यूक्लियस है जिसका एटॉमिक नंबर है Z और मास नंबर है A, और जब इसका बीटा माइनस डीके होगा, कौन सा डीके होगा, बीटा माइनस डीके। तो जब इसका बीटा माइनस डीके होगा तो क्या होगा कि क्या एमिट होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन एमिट होगा और एक क्या एमिट होगा, एंटी न्यूट्रिनो। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि इस न्यूक्लियस का एक न्यूट्रॉन किसमें कन्वर्ट हो गया, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो। ये प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर रह सकता है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो न्यूक्लियस के अंदर नहीं रह सकता है, तो ये न्यूक्लियस से एमिट हो जाएगा। तो इन बीटा माइनस डीके क्या एमिट होगा, इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है। अब जो नया न्यूक्लियस बनेगा उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा और मास नंबर क्या होगा, ये हमारा अगला विषय है। तो पहले ये देखो कि बीटा माइनस डीके से पहले कितना न्यूक्लियस, कितना प्रोटॉन था इसके अंदर, Z। बीटा माइनस डीके होने से पहले इस न्यूक्लियस के अंदर कितना प्रोटॉन था, Z। जब बीटा माइनस डीके हुआ तो एक न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो गया प्रोटॉन में, तो पहले से कितना प्रोटॉन था, Z, और कन्वर्जन के कारण एक और प्रोटॉन मिल गया, तो अब प्रोटॉन कितना हो जाएगा, Z+1। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, Z+1, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन को ही क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो हम लोग एटॉमिक नंबर क्या होगा समझ गए। क्या अब हम बोले कि इस बीटा माइनस डीके से पहले इसका एटॉमिक नंबर है Z, मतलब इसके अंदर कितना प्रोटॉन है, Z। अब जब बीटा माइनस डीके हुआ तो एक न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो गया किस में, प्रोटॉन में। तो पहले से कितना प्रोटॉन है, Z, और एक और प्रोटॉन, कन्वर्जन में एक और प्रोटॉन मिल गया, तो टोटल प्रोटॉन कितना हो जाएगा, Z+1। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, Z+1, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर, ठीक है। क्लियर है ये चीज। इसके बाद मास नंबर। मास नंबर का क्या होगा, तो ये बाबू लोग, मास नंबर क्या होता है, मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, मान लेते हैं कि बीटा माइनस डीके से पहले नंबर ऑफ प्रोटॉन Np और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन Nn। जब बीटा माइनस डीके हुआ तो एक न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो गया प्रोटॉन में, तो न्यूट्रॉन का संख्या घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, Nn-1। और चूंकि न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ है तो प्रोटॉन का संख्या 1 बढ़ जाएगा, तो प्रोटॉन हो जाएगा Np+1, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो फिर से नया मास नंबर मिलेगा, और नया मास नंबर क्या हो जाएगा, तो नया मास नंबर हो जाएगा Np+1 प्लस Nn-1 प्लस 1 - 1 कट गया, तो नया मास नंबर Np+Nn, और Np+Nn पुराना मास नंबर है, मतलब नया मास नंबर और पुराना मास नंबर में कोई चेंज नहीं हुआ। फिर से समझा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। मान लिए भैया कि रिएक्शन बीटा माइनस डीके से पहले प्रोटॉन का संख्या Np और न्यूट्रॉन का संख्या Nn,
दोनों प्रोटॉन का संख्या प्लस न्यूट्रॉन का संख्या को क्या बोले, मास नंबर। ठीक है, ये सिचुएशन है बीटा माइनस डीके से पहले का। अब जब बीटा माइनस डीके हुआ तो क्या हुआ, एक न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो गया प्रोटॉन में, तो पहले जितना न्यूट्रॉन था उससे एक न्यूट्रॉन घट जाएगा, क्योंकि न्यूट्रॉन कन्वर्ट हुआ है प्रोटॉन में, और पहले जितना प्रोटॉन था उससे एक प्रोटॉन बढ़ जाएगा, एक न्यूट्रॉन घट गया एक प्रोटॉन बढ़ गया, तो Np प्लस 1 Nn माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 कट जाएगा, तो फिर कितना बच जाएगा, Np प्लस Nn। तो नया मास नंबर Np प्लस Nn, पुराना मास नंबर भी Np प्लस Nn, माने नया मास नंबर और पुराना मास नंबर क्या है, सेम। ठीक है, तो इस केस में मास नंबर चेंज नहीं किया। ठीक है, तो बीटा माइनस डीके में मास नंबर चेंज नहीं किया, पहले मास नंबर भी कितना A और रिएक्शन के बाद मास नंबर भी कितना A। तो यहाँ से क्या सीखे कि जब बीटा माइनस डीके होता है तो बीटा माइनस डीके के अंदर क्या होता है कि एक न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो जाता है किस में, प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन में और एंटी न्यूट्रिनो में। ये जो इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो है ये दोनों न्यूक्लियस के अंदर नहीं रह सकता है, तो ये न्यूक्लियस से एमिट हो जाएगा, बाहर निकलेगा। ठीक है, तो और बीटा माइनस डीके जब होगा तो क्या बाहर निकलेगा, इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो, ये समझ गए। अब जो नया न्यूक्लियस बनेगा उसका एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाएगा और मास नंबर में कोई चेंज नहीं होगा। एटॉमिक नंबर 1 से क्यों बढ़ेगा हम बता दिए हैं, क्योंकि पहले कितना प्रोटॉन था, Z। रिएक्शन में क्या हुआ, एक न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो गया प्रोटॉन में, तो प्रोटॉन का संख्या 1 से बढ़ गया तो Z प्लस 1 हो गया, तो एटॉमिक नंबर Z प्लस 1, और मास नंबर में कोई चेंज नहीं आया। ऐसे भी तो समझो कि तुम एक झोला लिए, उस झोले में 5 आलू और 5 टमाटर है। अब आधा बच्चा बोलेगा सर सब हमेशा आप आलू टमाटर का एग्जाम्पल देते हैं, पहले सब्जी बेचते थे कहा। ठीक है, तो एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन लॉकडाउन में जैसा स्थिति है हमको लगता है वो वाला उपाय ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, तो सुनो, पहले एक झोला लिए, एक पैकेट लिए, एक झोला लिए, उस झोला में 5 आलू और 5 टमाटर रखे। ठीक है, अब क्या हुआ, एक आलू टमाटर में कन्वर्ट हो गया, तो आलू का संख्या कितना हो गया 4 और टमाटर का संख्या कितना हो गया 6, लेकिन टोटल कितना संख्या पार्टिकल है 10 है ना है भाई। तो वही चीज़ यहाँ है, एक न्यूक्लियस के अंदर जितना प्रोटॉन, मान लो कुछ प्रोटॉन और कुछ न्यूट्रॉन है, अब क्या हुआ उसके अंदर एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया, तो प्रोटॉन एक घट जाएगा न्यूट्रॉन एक बढ़ जाएगा, लेकिन दोनों को जोड़ेंगे तो संख्या तो उतना ही ना मिलेगा भाई। ठीक है, तो ये मेरा बीटा माइनस डीके है। तो याद से रखना है बीटा माइनस डीके में क्या होता है, एक न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में और एंटी न्यूट्रिनो में। इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो न्यूक्लियस के अंदर नहीं रह सकता है, तो ये बाहर एमिट हो जाएगा। तो बीटा माइनस डीके में क्या एमिट होगा, इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो। और इस बीटा माइनस डीके में जो नया न्यूक्लियस बनेगा, जो डॉटर न्यूक्लियस बनेगा, उस डॉटर न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर कितना से बढ़ेगा 1 से, और मास नंबर में कोई बदलाव नहीं होगा। क्लियर है, समझ आया? नहीं समझ आया तो कमेंट करके बताओ, हम अगले वीडियो में इसको फिर से एक बार समझा देंगे। लेकिन 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 ध्यान रखना, मतलब ज़बरदस्ती वाला कमेंट नहीं करना है, तुमको इसको 1 बार 2 बार देखो बढ़िया से। ठीक है, अच्छे से समझने का कोशिश करो, समझ आ गया तो बढ़िया है, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। और अगर नहीं समझ आया, कहीं दिक्कत है तो हम फिर से एक बार बता देंगे, ठीक ना। तो एक बार देख लो इसको और अच्छे से समझ लो। चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू।